हेलो बच्चों, आज हम अपने क्लास 9 के सिविक्स के फर्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं। क्योंकि हमारा क्लास 9 का सिविक्स चैप्टर टोटली जो रिलेटेड है वो डेमोक्रेसी से है। तो आप लोग स्टार्ट हो जाइए एक ट्रेन का सफ़र करने के लिए। आप लोग कहिएगा सर देश में तो लॉकडाउन है तो हम लोग ट्रेन का सफ़र कैसे करेंगे, ट्रेन तो चल नहीं रहा है। लेकिन हम यहाँ पर है ना एक ट्रेन की सहायता से हम लोग लॉकडाउन के सफ़र की ओर शुरू करेंगे। क्योंकि इस पूरे बुक में मुझे सिर्फ क्या डेमोक्रेसी के बारे में ही पढ़ना है। तो डेमोक्रेसी का कहानी स्टार्ट करने हम लोग को है और इसका शुरुआत हम लोग को करना है फर्स्ट चैप्टर से, जिसका नाम क्या है, डेमोक्रेसी इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। यानी कि आधुनिक दुनिया में ना लोकतंत्र कैसे आया, लोकतंत्र कैसा था, क्या लोकतंत्र फिर से खत्म हुआ, तो इसके बारे में मुझे यहाँ पर पढ़ना है। तो ये पढ़ने से पहले यहाँ पर मुझे दो देशों की कहानी के बारे में पढ़ना होगा। एक चिली का कहानी देखेंगे और दूसरा पोलैंड का कहानी देखेंगे। वहाँ पर हम देखेंगे कि वहाँ पर पहले लोकतंत्र था, फिर लोकतंत्र हटाकर वहाँ पर क्या हो गया, तानाशाह का शासन आ गया, है ना। और फिर से क्या हो गया, वहाँ पर लोगों के है ना आंदोलन के कारण वहाँ पर फिर से क्या हो गया, डेमोक्रेसी क्या हो गया, एस्टेब्लाइज हो गया। तो ये स्टोरी हम लोग को पढ़ने का उद्देश्य बस यही है कि किस प्रकार वहाँ पर डेमोक्रेसी हटाकर वहाँ पर डिक्टेटरशिप लाया गया और किस प्रकार वहाँ से डिक्टेटरशिप हटाकर है ना वहाँ पर क्या लाया गया, लोकतंत्र लाया गया। तो हम लोग समय ना वेस्ट करते हुए सीधे चिली की घटना का अध्ययन करते हैं। देखिए चिली क्या है, चिली एक ऐसा देश है जो कि साउथ अमेरिका में पड़ता है ना। साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में क्या होता है आपका, चिली है ना लाई करता है। तो ये घटना मैं बता रहा हूँ 1970 का। तो 1970 में एक शख्स का नाम है ना सैल्वाडोर एलेंदे। क्या नाम है, इसको पढ़ते हैं एलेंदे, है ना। तो ये क्या था, ये सोशलिस्ट पार्टी का फाउंडर था। मतलब इन्होंने क्या किया, सोशलिस्ट पार्टी का क्या किया, खोज किया, उसका फाउंडर लीडर था। और उनके सहयोगी पार्टी के सहायता से 1970 के चुनाव में इन्होंने जनता के मत से क्या बनाया, सरकार बनाया। और इन्हें क्या बनाया गया, उस देश का राष्ट्रपति बनाया गया। यानी 1970 के बाद एलेंदे क्या बन गए, चिली के राष्ट्रपति बन गए। याद रखिएगा 1970 के बाद जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुआ उसमें इनकी पार्टी का जीत हुआ और ये क्या बन गए, राष्ट्रपति। देखिएगा कैसे लोगों ने वोट दिया, यानी क्या लोकतांत्रिक तरीके से ये क्या बने, राष्ट्रपति बने। यहाँ तक बड़ा अच्छा था, ये बड़े अच्छे राष्ट्रपति थे। अब हम कहें कि भाई ये अच्छा क्यों थे, क्योंकि ये गरीबों के लिए काम करते थे। इनका जो नीति था वो गरीबों के लिए बड़ा अच्छा था। ये इन्होंने गरीबों के लिए काम किया, शिक्षा के लिए काम किया, जो वैसे किसान जिनके पास अपना जमीन नहीं था उनके लिए काम किया। इन्होंने क्या किया, गरीबों के लिए बहुत सारी नीति बनाई। इन्होंने क्या किया, वीकर सेक्शन को, मतलब जो समाज में कमजोर वर्ग है उसको ऊपर उठाने के लिए उनको ना जमीन देने का रिकंस्ट्रक्शन किया, रीडिस्ट्रीब्यूशन किया। मतलब जिसके पास जमीन नहीं है उसको भी क्या दिया गया, जमीन दिया गया कि आप लोग को ये अपना जमीन लीजिए और इस पर अपना क्या कीजिए, खेती कीजिए ना। मतलब बेसिकली जिसके पास ज्यादा जमीन था उससे लेकर है ना गरीब वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को क्या दिया, उसे जमीन दिया गया। और इन्होंने क्या किया, एजुकेशन को क्या किया, बढ़ावा दिया, है ना। मतलब इनका मानना था कि अगर हमारे सोसाइटी में, अगर हमारे समाज में, हमारे देश में सभी बच्चों को, सभी लोगों को एजुकेशन मिलेगा तो वो देश क्या होगा, आगे बढ़ेगा। तो इनका एजुकेशन सिस्टम में इन्होंने अपने देश में एजुकेशन सिस्टम को भी क्या किया, रिफॉर्म किया। बच्चों के लिए फ्री मिल्क, है ना, बच्चों के लिए क्या, फ्री मिल्क, है ना। और भूमिहीन मजदूरों के लिए क्या, भूमि देने का काम किया। देखिए इनका बहुत सारा नीति जो कि बेसिकली क्या था, गरीबों के लिए था। यानी एक लोकतांत्रिक देश जो कि क्या काम कर रहा है, गरीबों के लिए काम कर रहा है ना। इनका एक और बड़ा अच्छा नीति था, वो था कि इनका जो विदेशी नीति था, मतलब इनका जो फॉरेन पॉलिसी था, वो हमेशा विरोध करते थे किन बातों का,
तो वो हमेशा उन देशों का विरोध करते थे जो इनके देश में आकर इनके देश से रिसोर्स को ले जाते थे। इनका हमेशा मानना था कि हमारे देश का रिसोर्स है और हम अपने देश का रिसोर्स किसी दूसरे देश को नहीं देंगे। इसी कारण ये दूसरे देशों को अपने देश में जो ज़्यादातर पाया जाता था रिसोर्स जैसे कि कॉपर, उसको दूसरे देशों के लोगों को ले जाने नहीं देते थे। अब बेसिकली है कि भाई कोई भी अच्छा काम करता है तो उसका तो दुश्मन क्या आता है, ढेर सारा बनता है। हमारे देश में हमारे प्रधानमंत्री अच्छे काम कर रहे हैं तो उनका दुश्मन क्या है, बहुत ज्यादा है। काम में सहयोग करने वाला कम होगा, विरोध करने वाला क्या होगा, ज्यादा होगा। तो यहाँ पर भी होगा, ये गरीबों के लिए काम कर रहे हैं तो इनका सपोर्ट करने वाले लोग कम होंगे और विरोध करने वाले लोग क्या होंगे, ज्यादा होंगे। अब विरोध कौन करेगा, काम किसके लिए कर रहे हैं, गरीब के लिए कर रहे हैं, तो विरोध कौन करेगा, अमीर करेगा। तो इनको बराबर क्या अमीरों से क्या है ना, अमीरों को अमीर लोग जो था, जमींदार लोग हो गया, अमीर लोग हो गया, या चर्च के जो भी रिप्रेजेंटेटिव थे, ये सब इनको क्या करते थे, अपोज करते थे। क्योंकि इनके मुनाफा के लिए, इनके प्रॉफिट के लिए कोई काम होता ही नहीं था, गरीबों के लिए सिर्फ नीति होता था, जिसके कारण ये लोगों के मन में हमेशा इनके प्रति द्वेष का भावना उत्पन्न रहता था और जिसके कारण ये लोग हमेशा है ना एलेंदे को क्या अपोज करते थे, उनका विरोध करते थे, है ना। उसके अलावा कुछ छोटे मोटे पार्टी भी थे जो इनका विरोध करते थे। अब आता है समय 11 सितंबर 1973। ये वो समय था जब लोकतंत्र का हत्या करके तानाशाह शासन लाया गया। याद रखिएगा 11 सितंबर 1973 ये वो समय था जब लोकतंत्र का हत्या करके तानाशाह लाया गया। 11 सितंबर 1973 की सुबह एक मिलिट्री के टुकड़ियों ने चिली के सबसे पहले समुद्री मार्ग पर कब्जा किया और कब्जा करके है ना उनके देश के डिफेंस मिनिस्टर जैसे ही वो अपने ऑफिस पहुंचते हैं उन्हें मिलिट्री के द्वारा क्या होता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है। उन्हें मिलिट्री के द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है। उसके पश्चात मिलिट्री जो था वो राष्ट्रपति है ना एलेंदे को दो चॉइस देता है, उनको चॉइस देता है कि या तो आप अपने पोस्ट से रिजाइन कर दें, नहीं तो आप देश से है ना देश को छोड़कर चले जाएं। अब जैसे ही राष्ट्रपति को खतरे का एहसास हुआ, उनको लगा कि अब हमारा देश क्या है, खतरे में है ना, अब मेरा बचना मुमकिन नहीं है। लेकिन राष्ट्रपति एलेंदे ने क्या किया, उनके बातों को नहीं माना और उनके प्रपोजल को अस्वीकार कर दिया। और इसका परिणाम प्रपोजल को अस्वीकार करना, यानी उनको पता था कि मैं अगर उनके प्रपोजल को अस्वीकार करूंगा तो मेरी मृत्यु निश्चित है, तो उनको अपनी मृत्यु के बारे में पता था। तो उन्होंने क्या किया, अपने आखिरी समय में देश को संबोधित किया। रेडियो के माध्यम से उन्होंने चिली देश के नागरिकों को संबोधित किया और अपने आखिरी संबोधन में उन्होंने अपने बलिदान के बारे में जिक्र किया कि आज भले ही मैं बलिदान दे रहा हूं, लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब चिली के लोगों के अंदर क्या होगा है ना, राष्ट्रवाद का भावना निकलेगा और यहाँ पर फिर से क्या होगा, लोगों का जीत होगा, लोकतंत्र स्थापित होगा। और उसके पश्चात मिलिट्री वालों ने क्या कर दिया, राष्ट्रपति के आवास को चारों तरफ से घेरकर वहां पर बमबारी करना शुरू कर दिया, है ना। और इस बमबारी में राष्ट्रपति है ना एलेंदे का मृत्यु हो गया। और जो अपने आखिरी भाषण में वो बलिदान की बात कर रहे थे, वो दरअसल किसका बलिदान था, तो राष्ट्रपति एलेंदे का बलिदान था। तो यहाँ पर क्या हो गया कि एक मिलिट्री के माध्यम से, एक मिलिट्री के द्वारा एक देश में जो कि जहां पर लोकतांत्रिक सरकार था, उस लोकतांत्रिक सरकार को उखाड़ फेंक वहां पर एक है ना नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का क्या किया गया, एस्टेब्लिशमेंट किया गया। समझ में आया। और इसका जो मुख्य कारण था वो अमेरिका भी था, यूएसए भी था, क्योंकि यूएसए भी एलेंदे के व्यवहार से, एलेंदे की नीति से नाखुश था ना, और वो भी इसका हमेशा अपोज करते रहता था। और उस मिलिट्री को फंडिंग देने का काम, सपोर्ट देने का काम कौन कर रहा था, तो यूएसए कर रहा था। अब उसका परिणाम क्या हुआ
कि जब राष्ट्रपति एलेंडे का मृत्यु हो गया, डेमोक्रेसी को हटा दिया गया, है ना, डेमोक्रेसी को उखाड़ फेंक दिया गया और वहां पर एक मिलिट्री डिक्टेटरशिप का स्टेबलाइज किया गया। यहाँ पर मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ मिलिट्री डिक्टेटरशिप, क्योंकि उस मिलिट्री 11 सितंबर 1973 को जो मिलिट्री का टुकड़ी गया था उसको लीड कौन कर रहा था, तो एक आर्मी जनरल जिसका नाम क्या था, जनरल अगस्तो पिनोशे। क्या नाम था, जनरल अगस्तो पिनोशे। और यही जनरल अगस्तो पिनोशे चिली का राष्ट्रपति बन जाता है, चिली का राष्ट्रपति बन जाता है। कोई प्रॉब्लम नहीं था, डिक्टेटर बना ये प्रॉब्लम था। अब इसने क्या कर दिया, ये चिली में 17 साल तक राज करता है, लोकतंत्र को उखाड़ फेंक ये चिली में कितना साल तक, 17 साल तक राज्य करता है। उसका रिजल्ट क्या होता है बच्चों, कि इसने अब क्या किया, जो भी वैसे लोग जो अपने डेमोक्रेटिक राष्ट्रपति को सपोर्ट करते थे, सपोर्ट कर रहे थे, है ना, या वैसे लोग जो ये चाहते थे कि लोकतंत्र फिर से आना चाहिए, उन लोगों को टॉर्चर मारना शुरू कर दिया। उन लोगों को, है ना, पूरा डराना धमकाना, जान से मारना शुरू कर दिया। और इनके, है ना, ऑफिसर में वैसे ऑफिसर जो इनको फॉलो नहीं करते थे उनको भी मारना शुरू कर दिया। और एक चिलियन के आर्मी ऑफिसर नाम, चिलियन के आर्मी ऑफिसर नाम थे जिनका नाम था एल्बर्टो बैचलेट, है ना, एल्बर्टो बैचलेट। ये एल्बर्टो बैचलेट को भी, ये भी एलेंडर के सपोर्टर थे। इन्होंने क्या कर दिया, है ना, अगस्तो के साथ, पिनोशे के साथ काम करना अस्वीकार कर दिया और इसके रिजल्ट में इनको क्या कर दिया गया, मृत्यु दंड दे दिया गया। और इनके बीबी और इनके बेटी को जेल में बंद करके बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया गया, बहुत ज़्यादा उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया, है ना। और ये क्या हुआ, उस समय ऐसा घटना माना जाता है कि लगभग 3000 से भी ज्यादा लोगों को मृत्यु के घाट उतार दिया गया था। और कई हजार लोग तो ऐसे थे जिनका लाश, जिनके बारे में पता भी नहीं चला था, बस थाना में कंप्लेन आया था कि ये अगवा है, तो बेसिकली मान के चले तो वो लोग का भी मृत्यु हो चुका था। तो ये हमारा क्या था, किस देश का कहानी था, चिली देश का कहानी, जहां पर एक लोकतांत्रिक तरीके से चुने गए सरकार को हटाकर वहां पर एक मिलिट्री ने अपना डिक्टेटरशिप क्या कर दिया, स्थापित कर दिया, है ना। राष्ट्रपति कौन थे लोकतांत्रिक तरीके के, साल्वाडोर एलेंडे। और मिलिट्री डिक्टेटर की तरफ से राष्ट्रपति कौन था, है ना, अगस्तो पिनोशे। तो ये आपका चिली का घटना हो गया। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रिस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी। यानी पिछले टॉपिक में हम लोग पढ़े कि कैसे एक डेमोक्रेटिक वे से चुने गवर्नमेंट को ओवरथ्रोन करके एक मिलिट्री डिक्टेटरशिप ने क्या कर दिया था, वहां पर अपना, है ना, सरकार को स्थापित कर दिया था। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि वहां पर चिली की इस घटना में फिर से उस मिलिट्री डिक्टेटर का, है ना, खात्मा कैसे हुआ और उस देश में फिर से लोकतंत्र कैसे आया, ये हम लोग को यहाँ पर देखना है। देखिए, आदमी, हम लोग हमेशा जानते हैं कि हम लोग को कभी भी ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए। और बेचारा किसे, अगस्तो को ओवर कॉन्फिडेंट नहीं मार डाला। पिनोशे ओवर कॉन्फिडेंट हो चुका था कि मैं 17 साल तक चिली के शासन में बैठ चुका हूँ और चिली की जनता क्या है, मुझसे बड़ा ही खुश है, मुझसे बहुत खुश है। और यही जो थिंकिंग था, यही जो सोच था, वो उसकी बर्बादी का कारण बना। और इस सोच को लेते हुए उसने क्या किया, एक रेफरेंडम लागू किया। रेफरेंडम का मतलब होता है डायरेक्ट वोटिंग सिस्टम। यानी इसमें आपको सिर्फ क्या करना है, यस नो बोलना है और वही आपका क्या होगा, वोटिंग होगा। तो डायरेक्ट वोटिंग सिस्टम लाया, क्योंकि वो सोचता था कि मुझे पता है कि इतना साल तक मैंने राज किया है तो जनता मुझसे खुश है और जनता मुझे ही हाँ बोलेगी और मैं अपने शासन को आगे बढ़ाऊंगा। लेकिन वो भूल चुका था कि उसने जो पाप किया है, उसने जिस तरह से सरकार चलाया है, उसे जनता अभी तक नहीं भूली है। जनता के अंदर क्या था, अभी भी उसके खिलाफ द्वेष का भावना था। अभी भी उनके जो प्रेसिडेंट थे, जिसे उन्होंने लोकतांत्रिक तरीके से चुना था, उनके बलिदान को याद करते थे।
और यही उसका सबसे बड़ा भूल था कि उसने रेफरेंडम लागू किया और रेफरेंडम में पूरी चिली की जनता ने उनको नकार दिया, है ना। क्या बोल दिया? NO बोल दिया, मतलब नकार दिया, है ना। और नकारने के बाद जो आपका अगस्तो पिनोशे था, उसने ना केवल अपना ना राष्ट्रपति पद खोया, इसके साथ साथ उसका जो वर्चस्व मिलिट्री में था वो भी क्या हो गया? खत्म हो गया। वो भी क्या हो गया? खत्म हो गया। अब वहां पर एक मिलिट्री डिक्टेटर पूरा खत्म हो गया और वहां पर फिर से लोकतंत्र का राइज होना शुरू हो गया। अब वहां पर पॉलिटिकल पार्टी को छूट मिल चुका था कि पॉलिटिकल पार्टी, अब वहां पॉलिटिकल पार्टी का फॉर्मेशन होगा और वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेगा। उस समय के बाद लगभग वहां पर 4 प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुआ। चिली में कितना? 4 प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुआ और वहां पर अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी उस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में पार्टिसिपेट किए और धीरे धीरे चिली देश में जो मिलिट्री का रोल था, है ना, सरकार के फॉर्मेशन में, वो धीरे धीरे कम होते गया और एक टोटली डेमोक्रेटिक कंट्री के रूप में वो सामने आया, है ना। अब याद कीजिए, एक लड़की जिसके पिता को मारकर उसकी माँ के साथ, है ना, उसे जेल में बंद कर दिया गया था, है ना। एयरफोर्स का जो जनरल था उसका नाम क्या था? अल्बर्टो बैचलेट। क्या नाम था? अल्बर्टो बैचलेट। उसी की बेटी जिसका नाम क्या था? मिशेल बैचलेट। क्या नाम था? मिशेल बैचलेट। और ये 2006 के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में, 2006 के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में इन्होंने उस समय के चिली के सबसे अमीर पॉलिटिकल पार्टी के नेता को हराया था, सबसे अमीर नेता को हराया था और हराकर चिली की राष्ट्रपति बनी थी। चिली की राष्ट्रपति बनी थी। डेट याद रखना है, 2006 ईस्वी में। यानी जिसके पिता को, है ना, मार दिया गया था, वो 2006 ईस्वी में उसी की बेटी, ना, जिसकी माँ के साथ बहुत ही दुर्व्यवहार किया था, वो राष्ट्रपति बनती है। ना केवल राष्ट्रपति बनती है, ये नॉर्थ अमेरिका की सबसे पहली महिला थी जिन्होंने डिफेंस मिनिस्टर का कार्यभार संभाला था, है ना। ये नॉर्थ अमेरिका की सबसे पहली महिला थी जिसने डिफेंस मिनिस्टर का कार्यभार संभाला था। जब ये प्रेसिडेंट बन जाती है, इलेक्ट हो जाती है, तो ये अपने सबसे पहले जनता को संबोधित करते समय ये बोलती है कि मैंने जो टॉर्चर सहा है ना, मैंने जो उत्पीड़न सहा है, वो मुझे अभी भी याद है और मैं यही कोशिश करूंगी कि मेरे राज्य में, मेरी गवर्नमेंट में किसी भी लोगों को कोई भी टॉर्चर, कोई भी समस्या ना सुनना पड़े, ना सहना पड़े। सभी लोग अपने ना आजादी के साथ, ना कोई भी असहिष्णुता, कोई भी इंटॉलरेंस उनको ना दिया जाए, वो सभी लोग अपने आजादी के साथ जी सके। तो ये क्या था हम लोग का, है ना, रिस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी, यानी एक ऐसा देश जहां पर लोकतंत्र को ओवरथ्रोन कर दिया गया था मिलिट्री के द्वारा और वहां पर फिर से क्या हो गया? लोकतंत्र का स्थापना। तो ये आपका सबसे पहला घटना था, सबसे पहला स्टोरी था। अब इसके अगले टॉपिक में हम एक और देश का एग्जांपल लेंगे जो कि क्या? पोलैंड था। आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए। अब यहाँ पर हम अपने सेकेंड एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं और हमारा सेकेंड एग्जाम्पल में हम लोग पोलैंड कंट्री का एग्जाम्पल देखेंगे। ये कंट्री क्या है? ये कंट्री एक ऐसा देश है जो कि पोलिश यूनाइटेड वर्कर पार्टी के द्वारा रूल किया जाता है ना, रूल किया जाता था। और ये पोलिश यूनाइटेड वर्कर पार्टी कैसा पार्टी है? एक कम्युनिस्ट पार्टी है। कैसा पार्टी है? एक कम्युनिस्ट पार्टी है। ये आप कहिएगा कि उस समय जो भी यूरोप का जो ईस्टर्न कंट्री था वो सब के सब कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा ही रूल किया जाता था, जहां पर किसी भी दूसरे पार्टी को मान्यता नहीं दिया जाता था। कोई भी दूसरा पार्टी वहां पर अपने पार्टी को फॉर्म नहीं कर सकता है ना, वहां पर चुनाव नहीं लड़ सकता, उसको मान्यता नहीं दिया जाता था। यहाँ तक कि उस देश के लोगों को भी ये अधिकार नहीं दिया जाता था कि वो अपने अकॉर्डिंगली, है ना, रिप्रेजेंटेटिव को चुन सके या
है ना, उस सरकार के खिलाफ कुछ बोल सके, उस पार्टी के खिलाफ आंदोलन कर सके, ये सब अधिकार से वहां के लोगों को वंचित कर दिया जाता था, है ना। और अगर कहूंगा कि कोई इंसान, कोई व्यक्ति, कोई जनता उस देश का अगर ऐसा काम करता था, वहां की सरकार को ब्लेम करता था, है ना, या उन वहां के सरकार को के खिलाफ बोलता था, तो उसे जेल में बंद कर दिया जाता था। अब ये आखिरकार इतना पावरफुल क्यों था? क्योंकि इसका सपोर्ट में था यूएसएसआर। तो यूएसएसआर भी एक कम्युनल स्टेट था और सबसे उस समय यूरोप का सबसे पावरफुल कम्युनल स्टेट, यानी सबसे पावरफुल कम्युनिस्ट पार्टी कहां पर था? उसी जगह था। और ये किसको सपोर्ट कर रहा था? तो पोलैंड के यूनाइटेड, है ना, वर्कर पार्टी को, पोलैंड के पोलिश यूनाइटेड वर्कर पार्टी को। अब हुआ क्या? 14 अगस्त 1980, 14 अगस्त 1980 की घटना है बच्चों। तो 14 अगस्त 1980 में एक फैक्ट्री जिसका नाम था लेनिन, है ना, शिपयार्ड। क्या नाम था? यहाँ पर देखिए मैंने लिखा है यहाँ पर लेनिन शिपयार्ड। 14 अगस्त 1980 को लेनिन शिपयार्ड, जो कि उसी सरकार के अंतर्गत आने वाला फैक्ट्री था, या मैं कहूं कि उस समय जो भी बड़े फैक्ट्री थे वो सब सरकार के अधीन ही आते थे, सरकार के अंतर्गत ही आते थे। अब इस फैक्ट्री में हुआ क्या? तो इस फैक्ट्री के जो सारे मजदूर थे वो स्ट्राइक पर चले गए। उनका स्ट्राइक का रीजन क्या था? तो उनका स्ट्राइक का रीजन एक था, उस फैक्ट्री में काम करने वाली एक महिला, है ना, जो कि एक क्रेन ऑपरेटर थी, उसे अनजस्टिफाइड तरीके से, है ना, ऊंचे अधिकारियों के द्वारा उसको निकाल दिया गया था। और सारे मजदूरों का यही मांग था कि उस महिला को फिर से जॉब पर रखा जाए। अब ये चीज, क्योंकि सारा मजदूर यहाँ पर इन्वॉल्व हो गया, और हम लोग अभी जस्ट पढ़े कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा रूल किया गया है, और वहां पर कोई भी ट्रेड यूनियन बनाने का अधिकार नहीं था, लेकिन मजदूरों ने क्या कर दिया? ट्रेड यूनियन बना दिया उस महिला के अधिकार को, है ना, मनवाने के लिए। अब प्रॉब्लम क्या हुआ कि जैसे जैसे समय बीतते गया वैसे वैसे उनका स्ट्राइक क्या हो गया? और ज्यादा बढ़ते गया। लोग जो थे उस स्ट्राइक से और ज्यादा जुड़ते गए, लोग जो थे उस स्ट्राइक से क्या? और ज्यादा जुड़ते गए, लोग उस स्ट्राइक से और ज्यादा जुड़ते गए। और ये जो स्ट्राइक था अब पोलैंड के पूरे शहर में फैलना क्या हो गया? शुरू हो गया। अब मजदूरों के मन में उत्साह भी बढ़ गया। उन्होंने जब देखा कि हम लोगों को इतना ज्यादा सपोर्ट मिल रहा है, तो उनके अंदर भी उत्साह बढ़ गया, और उत्साह बढ़ने से उनका मांग भी क्या हो गया? बढ़ना शुरू हो गया। अब ना केवल उस महिला क्रेन ऑपरेटर को जॉब पर रखना है, यहाँ तक कि सरकार के द्वारा जो भी पॉलिटिकल ना लोगों को जिन्हें जेल में बंद कर दिया गया है ना, उनको क्या करना है? जेल से निकालना है। और जो प्रेस पर जो सेंसरशिप का मतलब होता है बच्चों कि मालिकाना हक जमाना, मतलब उसको क्या करना? रोकथाम करना। प्रेस पर सेंसरशिप था, क्योंकि प्रेस वही छापेगा जो सरकार चाहेगा। और मजदूरों का ये निर्णय था कि जो प्रेस पर सरकार ने सेंसरशिप लगाया है उसको हटा दिया जाए। यानी मजदूरों का समय के साथ डिमांड भी क्या हो गया? बढ़ना क्या हो गया? शुरू हो गया। अब देखिए उस समय एक उसी फैक्ट्री में पहले काम करने वाला एक व्यक्ति था, एक इलेक्ट्रिशियन था, जिसका नाम क्या था? देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है, उसी का नाम था लेक वैलेसा। याद रखिए बच्चों, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि उस एक व्यक्ति जिन्होंने इस पूरे मूवमेंट का नेतृत्व किया, उनका नाम था लेक वैलेसा। लेक वैलेसा एक उसी फैक्ट्री में काम करने वाला एक इलेक्ट्रिशियन था, बट जब उसने अपने वेतन को बढ़ाने का मांग किया तो उसे भी क्या? उस फैक्ट्री के उच्च अधिकारियों के द्वारा उसे उसके जॉब से हटा दिया गया। तो लेक वैलेसा ने अपने
ना जॉब को ना हटाने जाने के कारण जब देखा कि यहाँ पर स्ट्राइक हो रहा है तो लेक वैलेसा भी इस आंदोलन से जुड़ गया, है ना। और आगे चलकर लेक वैलेसा के बातों को प्रभाव देखते हुए लेक वैलेसा को इस आंदोलन का लीडर बना दिया गया। यानी कि सारा जो मजदूर लोग था, सारा जो लोग जो इस आंदोलन से जुड़ रहा था, वो सब किसके नेतृत्व पर काम कर रहा था? तो लेक वैलेसा के नेतृत्व पर। अब क्या हुआ इसका रिजल्ट कि ये चीज जो पूरे पोलैंड में क्या हो गया, फैलना शुरू हो गया। सरकार को झुकना पड़ा और सरकार झुक गया और सरकार ने बोला कि हम आपकी मांगों को पूरा करेंगे। यानी सरकार जो भी ट्रेड यूनियन के द्वारा मांग किया जा रहा था उसको पूरा करने का निर्णय ले लिया। और ये निर्णय लेते हुए उसके लीडर लेक वैलेसा के नेतृत्व में, है ना, सरकार के साथ 21 पॉइंट पर एग्रीमेंट किया गया, है ना। गैंड, इसको हम लोग बोलते हैं डैंग्स एग्रीमेंट, क्योंकि ये डैंग्स सिटी में किया गया था, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डैंग्स एग्रीमेंट बोलते हैं। और डैंग्स एग्रीमेंट के तहत लेक वैलेसा के साथ सरकार ने 21 पॉइंट पर क्या किया? अपना एग्रीमेंट किया ना। उसके और उस समय ही सारे मजदूरों ने, सारे लोगों ने अपने स्ट्राइक को खत्म कर दिया गया, क्योंकि मजदूरों के सारे मांग को सरकार ने मांग लिया गया। उसके साथ साथ क्या हुआ बच्चों? उसके साथ साथ सरकार ने ये भी बोला कि अब मजदूरों को इंडिपेंडेंट, है ना, ट्रेड यूनियन बनाने का अधिकार दिया जाएगा, कि वो अब अपना ट्रेड यूनियन, है ना, अपना संघ बना सकता, अपना संघ क्या हो गया? बना सकता है। और ये सबसे पहला समय था कि किसी भी कम्युनिस्ट पार्टी में, किसी भी कम्युनिस्ट स्टेट में एक इंडिपेंडेंट ट्रेड यूनियन का गठन हुआ, जिसका नाम क्या रखा गया? सॉलिडरिटी। क्या नाम रखा गया बच्चों? सॉलिडरिटी। तो डैंग्स एग्रीमेंट के बाद जो सबसे पहला ना जो इंडिपेंडेंट ट्रेड यूनियन का गठन हुआ था उसका नाम क्या था? उसका नाम क्या था? सॉलिडरिटी। और इतिहास में सबसे पहला समय था कि जब किसी भी कम्युनिस्ट स्टेट में किसी इंडिपेंडेंट ट्रेड यूनियन का गठन हुआ था। और ये सॉलिडरिटी जो था वो पूरे पोलैंड में फेमस होना शुरू हो गया। और कुछ ही सप्ताहों में, कुछ ही महीनों में क्या हुआ कि इसका 1 करोड़ क्या हो गया? मेंबर हो गया। 1 करोड़ बच्चों मेंबर हो गया। अब सरकार के अंदर चिंताएं क्या हो गई? उजागर होना शुरू हो गई। अब सरकार को लगने लगा कि अगर ये लोग को नहीं रोका गया तो ये लोग अपने मेंबर को बढ़ाते रहेगा, हमारे अपनी मांगों को मनवाते रहेगा, और जिससे कि हमारा अस्तित्व क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। और ये चिंता को देखते हुए वो गवर्नमेंट जो कि किसके नेतृत्व में, है ना, जनरल जेस्लेकी के नेतृत्व में काम करता था, है ना, उन्होंने क्या लाया? तो इस देश में मार्शियल लॉ लाया। मार्शियल लॉ का मतलब लोगों के अधिकार को पहले छीन लेना, जो भी लोग अगर स्ट्राइक कर रहा है उसे शक के आधार पर ही बिना कानूनी कार्रवाई किए हुए जेल में बंद कर देना। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मार्शियल लॉ। मार्शियल लॉ लिया आया, सारे इंडिपेंडेंट ट्रेड यूनियन को अधिकार को छीन लिया गया, है ना। सॉलिडरिटी के बहुत सारे मेंबर को जेल में बंद कर दिया गया, है ना। सॉलिडरिटी के बहुत सारे मेंबर को जेल के बंद कर दिया गया। जो भी अधिकार दिए गए थे सबको वापस ले लिए गए और प्रेस पर फिर से सेंसरशिप ला दिया गया। यानी यहाँ पर देखे कि आंदोलन हुआ, कुछ अधिकार मिला, लेकिन सरकार ने फिर क्या किया? उस अधिकार को छीन लिया। तो ये हमारा क्या था? पोलैंड का एग्जाम्पल था। आप लोग सबसे पहले इसे राइट डाउन कीजिए। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि डेमोक्रेसी में कैसे, पोलैंड में कैसे डेमोक्रेसी का रजिस्ट्रेशन हुआ। जैसा कि हम लोग देखें कि सरकार ने मार्शियल लॉ, मतलब जनरल जेस्लेकी ने मार्शियल लॉ लाकर सारे अधिकार को खत्म कर दिया। अब क्या हो गया? 1988 में फिर से क्या हो गया? स्ट्राइक किया गया, है ना। 1988 में सॉलिडरिटी के मेंबर के द्वारा फिर से आंदोलन को शुरू किया गया। और ये आंदोलन को शुरू करने का लक्ष्य था क्योंकि उस समय जो पोलिस का सरकार था, पोलिस का जो गवर्नमेंट था वो कमजोर था,
क्योंकि रशिया से उसे सपोर्ट है ना, सोवियत यूनियन से उसे जो सपोर्ट मिल रहा था वो उतना नहीं मिल रहा था, अनसर्टेनिटी उसको सपोर्ट मिल रहा था। और उस देश का है ना जो इकोनॉमिक था, पोलैंड का जो इकोनॉमी था वो धीरे धीरे क्या डिक्लाइन होते जा रहा था। मतलब बिल्कुल कहेंगे तो सरकार चारों तरफ से कमजोर पड़ चुका था और यही सबसे अच्छा मौका था सॉलिडिटी के मेंबर को स्ट्राइक करने का। और यही कारण कि 1988 में सॉलिडिटी के मेंबर ने फिर से स्ट्राइक किया। अब 1980 मतलब 1989 में है ना, 1989 में फिर से वार्तालाप का दौर शुरू हुआ है ना, फिर से नेगोशिएशन का क्या हो गया दौर शुरू हुआ और फिर से है ना फिर से लेक वैलेसा के साथ एग्रीमेंट किया गया और इस बार एग्रीमेंट पर फ्री इलेक्शन पर मोहर कर दिया गया कि इस बार जो एग्रीमेंट हुआ सरकार और सॉलिडिटी के मेंबर के बीच वो था फ्री इलेक्शन। दैट मीन्स कि इस बार के सीनेट के चुनाव में जो होगा वो एक से ज्यादा पार्टी इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेगा है ना, पहले की जैसा नहीं कि सिर्फ एक ही पार्टी करेगा है ना, एक से ज्यादा पार्टी कॉन्टेस्ट करेगा। और सॉलिडिटी ने क्या किया है ना, सेनेट के 100 सीटों पर चुनाव लड़ा और 100 सीटों में से लगभग कितना, लगभग क्या उसमें 100 सीट में से 99 सीट क्या हो गया जीत गया, 99 सीट क्या हो गया जीत गया। और अक्टूबर 1990 में पोलैंड में सबसे पहली बार क्या हुआ प्रेसिडेंशियल का चुनाव हुआ, क्या हुआ प्रेसिडेंशियल इलेक्शन फॉर प्रेसिडेंट का क्या हुआ हैपन हुआ। और इसमें ये पहला समय था जब मैं कहूं कि ये पहला समय था कि जब एक से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टियों ने इसमें ना अपना हिस्सेदारी दैट मीन्स इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया था। तो यहाँ पर आप लोग देखें कि लोगों ने ये गवर्नमेंट जैसा कि कमजोर हुआ तो लोगों सॉलिडिटी के मेंबर ने फिर से आंदोलन किया है ना, फ्री इलेक्शन पर मोहर लगा, 100 सीट में से 99 सीट जीत गया और फिर से प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुआ 1990 में। और इस इलेक्शन में एक से ज्यादा मतलब लगभग चार पॉलिटिकल पार्टी ने हिस्सा मतलब इलेक्शन को कॉन्टेस्ट किया और पोलैंड में फिर से लोकतंत्र का क्या हुआ गठन हुआ। तो ये आपका क्या था पोलैंड का कहानी था। अब हम लोग यहाँ पर दो कहानी देखें, दो रियल स्टोरी देखें, हम एक चिली का देखें और एक पोलैंड का देखें। अगर दोनों स्टोरी को हम मिलाएं तो उससे हम लोग को दो तरह का दिखता है। चिली में जो कि एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट था उसे हटाकर एक मिलिट्री डिक्टेटर दैट इज नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को स्टेबलाइज किया गया। अगर हम पोलैंड की बात करें तो पोलैंड में कम्युनिस्ट पार्टी था, दैट मीन्स एक नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री था और उसको हटाकर वहां पर क्या किया गया एक डेमोक्रेटिक कंट्री बनाया गया, दैट इज डेमोक्रेसी को स्टेबलाइज किया गया। अगर दोनों देशों को हम मिलाकर देखें तो मुझे दो ऐसा पॉइंट मिलता है जहां पर हम कहेंगे कि ये दोनों कैसा है नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। जैसे चिली की बात करें तो है ना चिली की बात करें हम लोग तो चिली में नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट किसका था, तो चिली में नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट था पिनोशे का। और अगर पोलैंड का बात करें हम तो पोलैंड में नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ना किसका था, कौन सा जेरुसलिकी का। तो दोनों में देखिए दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। हम कहेंगे कि पिनोशे जो था ना, देखो पिनोशे क्या था, वो उसके राज्य में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं होगा ना, कोई भी जनता के पक्ष में काम नहीं होगा, उसका जो मन आएगा वो वही करेगा। लेकिन जो जेरुसलिकी था जो कि एक ना कम्युनिस्ट पार्टी के अकॉर्डिंगली सरकार चला रहा था, उसका कहना था कि हम क्या अपने देश के लोगों के बिहाफ के लिए काम करते हैं, लोगों के लिए काम करते हैं है ना, लेकिन एक्चुअली रियलिटी ऐसा नहीं था। इसमें डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट भी हमको देखने के लिए मिला। चिली में एलेंदे का डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है ना, उसके बाद पोलैंड में लेक वैलेसा का डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एंड अगेन चिली में है ना कौन सा अल्बर्टो बैचलेट की बेची मिशेल बैचलेट का है ना डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट।
तीनों का सोच एक दूसरे से बिल्कुल अलग है ना। हम कहेंगे कि एलेंदे चाहता था कि जब मेरे देश में जो भी बड़ा इंडस्ट्री है वो मेरे कब्जे में रहे, जिससे कि हम गरीबों का भला कर सके, देश का इकोनॉमिक को इम्प्रूव कर सके। अगर दूसरी बात कहूँ मैं पोलैंड का, तो लेक वैलेसा ये चाहता था कि जो देश का मार्केट है वो सरकार की तरफ से मुक्त रहे, फ्री रहे, आराम से अपना काम करते रहे। और अगर हम बात करें ना मिशेल बैचलेट का, तो वो उनका जो थॉट आता है वो दोनों के बीच में आता है। अब सारा एग्जाम्पल को हम जब कंबाइन किए तो मुझे क्या मिला है ना, फीचर ऑफ डेमोक्रेसी मिला। कौन सा मिला? दो फीचर मिला हमको डेमोक्रेसी का। तो सबसे पहले दोनों को मिलाने पर मिला कि डेमोक्रेसी, जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं कि डेमोक्रेसी एक ऐसा गवर्नमेंट का फॉर्म होता है जिसमें हर लोगों को क्या होता है, अपने रूलर्स को चुनने का अधिकार होता है। डेमोक्रेसी है ना, लोकतंत्र एक ऐसा सरकार होता है जिसमें सारे लोगों को यह अधिकार होता है अपने रूलर्स को चुनने का। अब इसके बेसिस पर याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछता है, इसके बेसिस पर हम लोग टू फीचर्स देखेंगे। पहला कि ओनली लीडर्स इलेक्टेड बाय द पीपल शुड रूल द कंट्री, कि एक लोकतांत्रिक देश में वही रूलर्स क्या होगा, देश को चलाएगा जो जनता के द्वारा क्या होगा, चुना जाएगा। जैसे कि पोलैंड, जैसे कि चिली में एलेंदे और मिशेल बैचलेट, और पोलैंड में लेक वैलेसा। दूसरा कि पीपुल हैव द फ्रीडम टू एक्सप्रेस व्यू, फ्रीडम टू ऑर्गेनाइज एंड फ्रीडम ऑफ प्रोटेस्ट, यानी कि एक लोकतांत्रिक देश में लोगों के पास ये अधिकार होगा कि वो अपने व्यू, अपने सोच को सरकार के सामने रख सके, है ना, और वो किसी भी संघ को ऑर्गेनाइज बना, कोई भी मजदूर कोई भी संघ बना सके और कि सरकार के खिलाफ आंदोलन भी कर सके। तो ये किसी भी क्या लोकतांत्रिक देश में लोगों के पास ये अधिकार होना चाहिए। तो ये एग्जाम्पल, ये कहानी देखकर हम लोग को ये दो क्या होता है, हम लोग के सामने डेमोक्रेसी का फीचर आता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम लोग जब स्टार्ट करेंगे तो देखिए, आप लोग सबसे पहले आप लोग बगल के डायग्राम को देखिए। तो बगल के डायग्राम में आप लोग को दिख रहा होगा डेमोक्रेसी एक्सपेंशन, कि डेमोक्रेसी जो है वो किस प्रकार क्या हो गया, 20वीं शताब्दी में उसका एक्सपेंड हुआ है। तो देखिए, डेमोक्रेसी का असली जो एक्सपेंडेड है वो 20वीं शताब्दी में हुआ है। जैसे कहेंगे कि 20वीं शताब्दी में है कि जो हमारे पूरे वर्ल्ड का ज़्यादा से ज़्यादा कंट्री जो था वो क्या हो गया, वो अपने देश में लोकतंत्र स्थापित करने में क्या हो गया, सक्सेस हो गया। तो इसी कारण कहेंगे कि डेमोक्रेसी जो है वो 20वीं शताब्दी में क्या किया है, एक्सपेंड किया है। दूसरा यहाँ पर देखिएगा कि हम कहेंगे कि डेमोक्रेसी विश्व के सभी जगह एक साथ नहीं आया है। हम ये नहीं कह सकते हैं कि विश्व के सारे कंट्री में डेमोक्रेसी क्या आ गया, एक ही साथ आ गया है। इवेंटली ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी हम लोग कहेंगे कि डेमोक्रेसी जो है ना, वो धीरे धीरे सभी कंट्री में आया है और वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। लेकिन आज भी आप लोग डायग्राम में देख रहे होंगे, आप लोग आज भी हमारे वर्ल्ड में बहुत सारा ऐसा कंट्री है जो कि क्या है, नॉन डेमोक्रेटिक क्या है, कंट्री है। दैट इज वहां पर डेमोक्रेसी नहीं है, वहां पर एक ऐसा गवर्नमेंट है, नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। समझ में आया, चाहे वो मोनार्ची हो, चाहे वो डिक्टेटरशिप हो। समझ में आ गया बच्चों? तो ये हम लोग का क्या था, 9th क्लास के सिविक्स का फर्स्ट चैप्टर का पार्ट 1, क्योंकि ये लंबा चैप्टर है, इसी कारण मैं इसका पार्ट 1 बनाया अभी, और उसके बाद मैं इसका पार्ट 2 बनाऊंगा। तो आप लोग का काम है इसे ध्यान से पढ़ें और सारे नोट्स को अपने नोट कॉपी में इसे उतारें।